आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं। तो पहला प्रश्न है, शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए क्या आवश्यक है या क्या जरूरी है? तो इन दोनों में साइटोक्रोम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्यों आवश्यक है? मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता कहाँ होती है? तो प्रकाश जो है दोस्तों, वो जल के प्रकाशीय अपघटन करने में सहायक होता है। तो जल का प्रकाशीय अपघटन कौन करता है? जल का प्रकाशीय अपघटन करने में प्रकाश आवश्यक होता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल के प्रकाशीय अपघटन से निकलती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में जल से ही ऑक्सीजन निकलती है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है दोस्तों क्वांटासोम तथा ऊर्जा के विविध बंडलों को, जो ऊर्जा है दोस्तों एक बंडल में पाई जाती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज है दोस्तों, वो जल से आती है और मैंने आपको बताया था जल के प्रकाशीय अपघटन से आती है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों, वह अपचायिक है, एंडगोर्निक है, वह उपचयी क्रिया है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में कौन ऑक्सीकृत होता है, वह कौन अपचयित होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, वो जल जो है दोस्तों वो ऑक्सीकृत होता है। अगला सवाल है दोस्तों, केल्विन चक्र के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो केल्विन चक्र के एंजाइम दोस्तों हरित लवक के स्ट्रोमा में पाए जाते हैं और स्ट्रोमा में हमेशा अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। और जो केल्विन चक्र है दोस्तों, इसको C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है तथा केल्विन चक्र का जो प्रथम स्थायी उत्पाद है दोस्तों, वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। वो आगे देखेंगे हम। आगे देखिए दोस्तों, यदि पौधों की आधी पत्तियां हटा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि पौधों की आधी पत्ती हटा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है वो कम मात्रा में प्राप्त होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि क्रेंज एनाटोमी कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो क्रेंज एनाटोमी है दोस्तों, क्रेंज का अर्थ होता है दोस्तों माला। माला के समान एक पत्तियों में संरचना पाई जाती है दोस्तों, तो वो होती है C4 पादप में। जो भी C4 पादप है जैसे गन्ना, बांस आदि में क्या है दोस्तों, क्रेंज एनाटोमी पाई जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, C3 पादपों में CO2 ग्राही कौन होता है? तो C3 पादपों में जो CO2 का सर्वप्रथम ग्राही करता है वो रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है। अगला सवाल है दोस्तों, C4 पादपों में सर्वप्रथम CO2 स्थिर कहाँ होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, C4 पादपों में सर्वप्रथम CO2 पर्ण मध्य तक में स्थिर होती है। अगला सवाल है दोस्तों, C4 पादपों में CO2 ग्राही कौन होता है? तो C4 पादप में फास्फोइनोल पाइरुवेट प्रथम CO2 ग्राही होता है। अगला है दोस्तों, Q10 क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, Q10 ताप गुणांक है और इसका मान 2 गुना तक बढ़ जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या है? तो मैंने बताया था आगे कि C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अगला सवाल है दोस्तों, C4 पादप कहाँ मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, C4 पादप एक बीजपत्री पादप भी मिलते हैं, वो द्विबीजपत्री पादपों में भी पाए जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में स्थिर होने वाली ऊर्जा कितने प्रतिशत प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में 1% ऊर्जा ही स्थायी होती है। अगला सवाल है दोस्तों, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश H2S से प्राप्त होता है। अगला सवाल है दोस्तों, क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी का सूत्र बताइए। तो जो क्लोरोफिल ए होता है दोस्तों, वो है C55 H72 O5 N4 Mg, और जो क्लोरोफिल बी है दोस्तों वो है C55 H70 O6 N4 Mg। आपको क्लोरोफिल ए में 725 याद रखना है और क्लोरोफिल बी में 706 याद रखना है। मतलब जो क्लोरोफिल है इसमें ऑक्सीजन के 5 अणु और क्लोरोफिल बी में ऑक्सीजन के 6 अणु, और क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन के 72 अणु और क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन के 70 अणु पाए जाते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, C4 पादपों में क्या प्रकाश शोषण होता है? तो ध्यान रखिएगा, C4 पादपों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। आगे देखिए दोस्तों कि जो प्रकाशीय शोषण है वो शोषण से कैसे भिन्न है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाशीय शोषण में एटीपी नहीं बनती है, इस कारण ये शोषण से भिन्न होता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में होता है, मतलब CO2 का अपचयन ग्लूकोज में हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वांटासोम थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं। अगला सवाल बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों कि प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाशीय अभिक्रिया दोस्तों वो क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होगी, वो अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगी। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश शोषण किस कोशिकांग से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश शोषण पराक्षीशोभ से संबंधित होता है। अगला सवाल है दोस्तों, केल्विन साइकिल किस में होता है? तो केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला सवाल है दोस्तों, H2O के यानी जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए क्लोरीन आवश्यक होती है। अगला सवाल है दोस्तों, NADPH किस में उत्पन्न होता है? तो प्रकाशीय तंत्र सेकंड में NADPH उत्पन्न होता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश फास्फोरिलेशन की खोज किसने की थी? यह भी सवाल कई बार आया है। तो प्रकाश फास्फोरिलेशन की खोज हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला सवाल है दोस्तों, वह कारक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सामान्य परिस्थिति में सीमाकारी नहीं होता है, तो वह है दोस्तों प्रकाश। ब्लैकमैन ने सीमाकारी सिद्धांत दिया था कि पादपों को एक सीमा तक ही कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो सीमाकारी है वो है जल वो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पादप को प्रकाश कितना ही दो वो लिमिटिंग फैक्टर यानी सीमाकारी नहीं होता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक प्रेरित किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है दोस्तों। कई बार गलती हो जाती है, हरे प्रकाश लिख देते हैं, हरे प्रकाश में नहीं होता है, लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है। अगला सवाल दोस्तों, ट्रेसर तत्व क्या होता है? ट्रेसर तत्व दोस्तों एक रेडियो समस्थानिक होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में फोटो एक्टिव रेडिएशन किस तरंग परास में आता है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश सक्रिय रेडियो आइसोटोप है दोस्तों वो 400 से 700 नैनोमीटर की परास में आता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही FRS प्रोटीन होती है। अगला सवाल है दोस्तों, फोटो संश्लेषण में भाग लेने वाले कौन कौन से कोशिकांग है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस किस कोशिकांगों में होती है? तो वो है दोस्तों 3, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्षीसोम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। वापस रिपीट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है दोस्तों कि PS सेकंड में प्रकाश संश्लेषण सेकंड में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन होता है? तो PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही क्विनोन होता है। अगला सवाल है दोस्तों, रेड ड्रॉप में कौन सा वर्णक तंत्र निष्क्रिय हो जाता है? तो रेड ड्रॉप में प्रकाश संश्लेषण सेकंड PS सेकंड वर्णक तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से प्रेरित गैस की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो प्रकाश से प्रेरित गैस कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। हमारा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।